कई बार बाजार की चाल जिंदगी की चाल की तरह लगती है। बस चलती ही रहती है, आपको पता नहीं कहाँ जा रही है। लेकिन क्या जिंदगी की चाल जब समझ में ना आए तो आप रुक जाते हैं? नहीं ना, सफर तो चलता ही रहता है। उसी तरह बाजार की चाल जब समझ में ना आए ना तो निवेश नहीं रुकना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा मैंने क्यों कहा मैं आपको बताऊंगी शो में आगे, लेकिन चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। खुद के आर्थिक निवेश की बागडोर अपने हाथ में लेती हैं 7% महिलाएं, और ये शहरों की नहीं गांव दराज की महिलाएं हैं। लक्ष्मी ऐप की वुमेन एंड मनी पावर 2022 सर्वेक्षण में जानिए फाइनेंशियली कितनी सशक्त हैं भारतीय महिलाएं। बाजार की गिरावट में पटरी पर रहे आपके निवेश की गाड़ी, क्योंकि एसआईपी के जरिए निवेश में ही है मुनाफे की चाबी। जानिए एसआईपी की अहमियत और कब करें बाजार में एक मुश्त निवेश। साथ ही हम आपकी सहायता करेंगे एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने में। इंश्योरेंस, निवेश, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल अगर चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे पहले मेहमान को। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं हर सोमवार की तरह। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। मैं आपसे सवाल लूं बाजार में निवेश को लेकर, उससे पहले बाजार की आज की चाल पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं और दर्शकों को बता देते हैं कि आज बाजार में हमें किस तरह कारोबार होता हुआ हमने देखा है। जहां तक बाजार की बात है, आज हमने देखा है कि रूस यूक्रेन के कारण बाजार में भारी गिरावट का आलम रहा है और आखिरी घंटों में रिकवरी के बावजूद निफ्टी 383 अंक गिरकर आज बंद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 15,900 के नीचे आज हमने फिसलते हुए देखा है निफ्टी को। सेंसेक्स 1491 अंक गिरकर 52,843 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 1537 अंक गिरा है, 32,871 का लेवल बैंक निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स 651 अंक गिरा है। रुपए में भी हमने कमजोरी देखी है, लगभग 80 पैसे कमजोर होकर रुपया भी बंद हुआ है। तो चौतरफा गिरावट का ये आलम संतोष, जो कि अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन उतना परेशान आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आप अपने निवेश में तुरंत कोई तब्दीली करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि हम निवेशकों को ये बताएं, क्योंकि आप एक निवेशक हैं, आपको बाजार की इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप निवेशक हैं। निवेशक वही होता है जो 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखता है। संतोष। कविता, अगर मार्केट में मूवमेंट्स हमेशा आती रहती हैं और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एक सही तरीके से मैनेज करते हैं, जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करते हैं हम कितना हमारा पोर्शन एक्विटी में जा रहा है, कितना हमारे इन्वेस्टमेंट का पोर्शन फिक्स्ड इनकम या बैंक डिपॉजिट्स या डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, या गोल्ड और रियल एस्टेट जो भी एसेट क्लासेस हैं। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना है, ना कि मार्केट मूवमेंट के ऊपर। और अगर ये मार्केट मूवमेंट आपके पोर्टफोलियो को डेविएट कर रहे हैं या थोड़ा चेंज कर रहे हैं आपके एलोकेशंस को, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझ के अपने पोर्टफोलियो को ढंग से मैनेज करें। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे मार्केट में गिरावट ऑलमोस्ट 15% के आसपास आई है। अगर निफ्टी को हम देखें तो जो ऑल टाइम हाई निफ्टी का है, तो 15% जब पोर्टफोलियो किसी का गिर जाता है तो वो इन्वेस्टर अपने जो बाकी लिक्विड मनी है, जो डेट म्यूचुअल फंड में पड़ा होगा या बैंक डिपॉजिट पड़ा होगा, तो उसको रीअलोकेट कर सकता है इक्विटी में, बिकॉज ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स। तो आप इस मार्केट के उतार चढ़ाव को, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी तरह देखिए, ना कि कोई लंबा चेंज करने के लिए पोर्टफोलियो में।
इसीलिए आज का हमारा जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं संतोष, वो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसकी समझाइश हमेशा ही अपने शो में किसी न किसी सवाल के जरिए हम देते हैं, लेकिन आज की गिरावट को देखते हुए एसआईपी और इसके महत्व पर हमें और भी जोर देना चाहिए, क्योंकि ये एसआईपी ही है जो आपको बाजार की इस तरह की उतार चढ़ाव से बचाती है। शो में आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे बाजार के लोएस्ट लेवल पर अगर आप एकमुश्त निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो चर्चा में आगे है। शुरुआत एसआईपी से करेंगे और यहाँ सबसे पहले लोगों की जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो मैं दूर कर देना चाहती हूँ। अक्सर संतोष, जब सवाल हमें आते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें एसआईपी में निवेश कैसे करना चाहिए। एसआईपी में निवेश नहीं होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड या आप शेयर्स या कुछ इस तरह के अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं तो उसमें निवेश करने का एक जरिया होता है जहां पर आप निर्धारित या तय राशि का निवेश लगातार करते रहते हैं। संतोष। या तो कविता, एसआईपी एक्चुअली हम हमेशा करते आए हैं। डज दैट एसआईपी वर्ड पॉपुलर हो गया है म्यूचुअल फंड्स की वजह से? अगर आप कोई रिकरिंग एफडी करते आए हैं पास्ट में, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप रिकरिंग एफडी करते आए हैं तो आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप हर साल अपने पीपीएफ में 1 लाख या 1.5 लाख जो किसी को इन्वेस्ट करना होता है टैक्स बचाने के लिए, अगर आप वो करते आए हैं तो आप एनुअल एसआईपी कर रहे हैं। जस्ट दैट हम लोग आजकल एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिलेट करते हैं, ना कि बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से। तो एसआईपी, जैसे आपने बताया, इन्वेस्ट करने का तरीका है, ना कि कोई नया इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट, अगर मैं बोलूंगा तो एसआईपी क्या है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो एसआईपी में 2 चीजें होती हैं। हम एसआईपी करते हैं जब भी हम लाइफ में डिसिप्लिन या नियम या अनुशासन लाना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में। तो अगर, और दूसरी जो होती है ऑटोमेशन, की हर चीज अपने आप हर महीने होते जाए तो हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना। तो जब भी आप ये अनुशासन और ऑटोमेटिक साथ में जोड़ते हैं तो वो चीज एक सिस्टमैटिक तरीका बन जाता है इन्वेस्ट करने का, और वो उसको हम एसआईपी के रूप में मानते हैं। अब ये डिसिप्लिन और ऑटोमेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि हम एसआईपी में देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आप जब चीजों को ऑटोमेट करते हैं तो हर महीने आपका पैसा खुद ही कट जाएगा, या हर क्वार्टर या हर साल जो आप डेट फिक्स करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, मतलब कितने दिनों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑटोमेट जब होगा तो आप भूल नहीं जाएंगे कि मैं इन्वेस्ट करना भूल गया, या इन्वेस्टमेंट करना दिमाग में नहीं आया, या मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर कोई चीज ऑटोमेट होगी तो आपके अकाउंट से खुद कटेगी और आपका इन्वेस्टमेंट खुद ही हो जाएगा। दूसरी चीज होती है, इसकी वजह से डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप मार्केट को देख के इन्वेस्ट नहीं करते, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जब हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो कभी मार्केट चढ़ा हुआ होता है, कभी मार्केट गिरा हुआ होता है। तो जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो आपको सेम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। आप अगर सेम 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट गिरा हुआ है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस एवरेज हो जाता है। और सेकेंड चीज होती है, अगर जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है तो आप घबराते नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट बड़ी प्राइस पे हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान नहीं देता। और दोनों चीजें कंबाइन करके एक कंपाउंडिंग मिलती है आपके रिटर्न्स को, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बनाता है। तो एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये एक अनुशासन और एक ऑटोमेशन लेके आता है, जिसकी वजह से आपके पैसे ढंग से मल्टीप्लाई होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और आरडी से तुलना करके चाहती हूँ कि आप समझाएं, क्योंकि एक तरह की आरडी होती है लेकिन आरडी से बहुत अलग है। आरडी की कमाई और एसआईपी की कमाई किन तर्जों पर होती है? तो कविता, आरडी की कमाई, जब हम बैंक में कोई आरडी शुरू करते हैं तो बैंक हमको पहले से ही बताता है कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 5%, 6%, 7%, जो भी हमारा एफडी का रेट होगा। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि आरडी के तरीके आप बोल सकते हैं, उसमें आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। अगर मार्केट सस्ता होता है, मतलब गिरा हुआ होता है, तो आपको शायद ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है तो आपको शायद कम रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से।
एक इंटरेस्ट रेट जो बैंक गारंटी करता है वो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। बाकी सब कुछ सेम ही है। आप एक फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करते हैं, आप एक अमाउंट तय करते हैं और आप एक टेन्योर तय करते हैं। टेन्योर मतलब मैं कितने साल तक आरडी करूंगा या एसआईपी करूंगा। आप एसआईपी बोलेंगे मैं 30 साल की एसआईपी करूंगा, 20 साल की करूंगा या 10 साल करूंगा या 1 साल करूंगा। तो आपका टेन्योर, आपका अमाउंट और एक प्री डिसाइडेड डेट, 3 चीजें कॉमन है। एक चीज कॉमन नहीं है। बैंक हमेशा आपको इंटरेस्ट रेट गारंटी करेगा और जब वो गारंटी करेगा तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देगा। वहीं जब एसआईपी या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो एक मार्केट का रिटर्न आपको मिलता है। अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम लमसम की समझाइश दे दें, उसके बाद एसआईपी और लमसम में क्या फ़र्क है और कैसे हमें निवेश डिसाइड करना चाहिए कि एसआईपी के थ्रू करें या लमसम के ज़रिए करें। उससे पहले मुझे बताएं कि लमसम यानी एक मुश्त निवेश, और अक्सर लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स जब सोचते हैं ना तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं यही सोचकर कि अरे हमारे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, और जब पैसे आ जाते हैं तब सोचते हैं कि अच्छा समय कब है बाजार में निवेश करने का, तब हम पैसे डालेंगे। एकमुश्त निवेश क्या होता है, कब करना चाहिए? कविता, कोई सही या गलत टाइम नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने का। सही या गलत होराइजन होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो 5, 7 या 10 साल लगा सकते हैं पैसा, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप अपना इन्वेस्टमेंट तय करेंगे तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आपको फंड्स या एसेट क्लास सिलेक्ट करना है। लेकिन लमसम जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कभी भी कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें तो। और सेकेंड चीज होती है कि कितना पैसा करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक बड़ी राशि है, बड़ी राशि हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। तो आप अगर साल का फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए कमाते हैं और आपके पास एकदम से 2 या 3 लाख रुपए लगाने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो शायद ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट होगा, तो आप इसको स्प्लिट करिए। लेकिन अगर आप साल का 50 लाख कमाते हैं और आपके पास 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एकदम से आ जाते हैं, तो शायद आपके लिए वो बड़ी राशि नहीं होगी, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो हर बार लमसम को स्प्लिट करके 3-4 बार इन्वेस्ट करना सही तरीका नहीं होता है। डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने मासिक या सालाना इनकम की, उसके हिसाब से करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है कि एसआईपी बेहतर है या एकमुश्त निवेश बेहतर है, इसको लेके थोड़ी सी हम क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एज एन इन्वेस्टर आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि प्रेफर्ड तरीका तो एसआईपी के जरिए ही है, लेकिन हर बार तो आपके पास संतोष पैसे होते नहीं है एसआईपी करने के लिए या लमसम करने के लिए मान लीजिए। तो किस वक्त किस तरह की अप्रोच अपनाई जाए, इसको अगर मुझे डिसाइड करना हो एज एन इन्वेस्टर तो मैं कैसे करूं? कविता, लमसम इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा लॉन्ग रन में शायद अच्छा रिटर्न देगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लाखों या करोड़ों जोड़ने के लिए, और वो पैसा अगर आपको करोड़ों चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए या खुद की रिटायरमेंट के लिए, तो आपको एक साथ बहुत पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम के जरिए। तो इतना पैसा किसी के पास एक टाइम पे आसानी से नहीं होता है। तो एक इन्वेस्टर को जरूरी हो जाता है एसआईपी करना। अगर आप पैसे को ज्यादा टाइम देंगे ग्रो करने के लिए, जो कि लमसम देता है, तो आप हमेशा ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता लमसम करना, और शायद कोई भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा बोलूंगा। तो एसआईपी और लमसम एक सिचुएशन के तरीके आपको देखना पड़ेगा कि मैं लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकता इसलिए एसआईपी करता हूं। ऐसा नहीं है कि एसआईपी लमसम से बेटर या लमसम एसआईपी से बेटर है। मैं चाहती हूँ कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा जो हमें एसआईपी में मिलता है और शायद वो लमसम में
नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके फायदे अलग हैं, उसके बारे में थोड़ी समझाइश दे दें। क्योंकि देखिए, दोनों हम निवेश की जो प्रक्रिया है ना, वो लंबी अवधि के हिसाब से ही देख रहे हैं, तो फायदेमंद कौन सा है ज्यादा? अगर आप फायदेमंद, मैं फिर से वही बोलूंगा कविता कि फायदेमंद आसान नहीं है बोलना कौन सा ज्यादा अच्छा है। ऐसा है कि बहुत इन्वेस्टर्स, हम एक एग्जांपल रियल लाइफ का लेते हैं। बहुत लोग इंडिया में जितने भी हैं, हम लोग सैलरीड हैं या फिर हम खुद का छोटा बिजनेस चला रहे होते हैं, और इन दोनों के केसेस में हमारे पास एक मासिक इनकम आती है, कभी फिक्स्ड आती है, कभी वेरिएबल आती है। तो किसी के पास अगर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो उसको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। और जब आप एसआईपी करते हैं तो एक ऑटोमेटिक एडवांटेज आता है, जो डिसिप्लिन और ऑटोमेशन मैंने आपको बताया। एक एडवांटेज ये आता है इन दोनों चीजों का कि आप हर एक प्राइस पे मार्केट में बाय कर रहे होते हैं। जैसे अभी मार्केट 15% गिरा पड़ा है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे कोई भी फंड के इन्वेस्ट करते वक्त। तो आपको एक कोई चीज की प्राइस कम हो गई है, लेकिन उसकी वैल्यू नेसेसरली कम नहीं हुई है। जब उसकी मार्केट में बढ़ावा आएगा तो उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी उसकी होनी चाहिए, तो आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा। तो अगर आप बड़ी प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगी और आपकी एवरेज कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। तो जब आप एसआईपी करते हैं, बिकॉज आप हर प्राइस पे बाय कर रहे होते हैं, बिना सोचे समझे बाय कर रहे होते हैं, बिना जज मार्केट का डायरेक्शन को दिमाग में नहीं रखते हैं और बाय कर रहे होते हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज जो होती है वो हमेशा एक छोटी तरीके से नीचे आती जाती है और आपको फायदा देती है। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब नहीं होगा? अगर आप एक बुल मार्केट के बिगिनिंग में एसआईपी शुरू कर रहे हैं, अगर हम बोलेंगे कि एसआईपी शुरू करिए आपने मार्च या अप्रैल 2020 में, तो मार्केट एक वन वे रैली देखते आया है टिल मिड ऑफ 2021। तो आप ये अगर 15-16 महीने देखेंगे तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ते जा रहा होगा। इसी को आप कंपेयर करेंगे एक लमसम के साथ, मार्च 2020 या अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत कम होगी। तो दोनों के फायदे नुकसान है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मार्केट इतना वन वे रैली करेगा। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है बट टू एसआईपी बिकॉज ऑफ दो रीजंस। एक तो आपको पता नहीं मार्केट कितना चढ़ने वाला है या गिरने वाला है, और दूसरी चीज आपके पास पैसा हर महीने आता है, इसलिए आपको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि आप पैसा एडवांस में इन्वेस्ट करेंगे। अहम सीख आपने दी है और इसी वजह से हम कहते हैं कि एसआईपी आपको अनुशासन में रखता है अपने निवेश को लेकर, और जिस बड़ी राशि का आप इंतजार करते हैं वो आए ना आए, लेकिन छोटी छोटी राशि आप जरूर जमा कर सकते हैं, जिससे आपका निवेश जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, जारी रह सकता है। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और आज के इतने अहम दिन आपने एसआईपी और एक मुश्त निवेश के मायने निवेशकों को, दर्शकों को समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस